नमस्कार। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब आज हम चर्चा कर लेते हैं। हमने जो सर्च किया तो उसमें महिलाओं के हम विभिन्न रोगों पर चर्चा कर चुके हैं और दो महत्वपूर्ण रोग आज हम जल्दी जल्दी चर्चा कर लेते हैं। पहला है ओबेराइटिस, ओबरी में शोथ होना, दर्द होना और उससे समस्या का उत्पन्न होना। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी में चूंकि आर्गन वाइज मेडिसिन है, अंगवार कार्य करती हैं, तो हमको इसमें बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट की, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे तमाम साथी विभिन्न प्रकार के टेस्ट करा लेते हैं, विभिन्न प्रकार की जांच रिपोर्ट करा लेते हैं, MRI करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। ठीक है, जांच करानी चाहिए, मैनेजमेंट होना चाहिए, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अलग विधा है ऑर्गन वाइज की, इसकी औषधियाँ हैं, क्योंकि अगर हमारे कोई विद्वान साथी कहें कि ऑर्गन वाइज नहीं है तो मैं उनसे बार बार पूछूंगा फिर 38 दवाएं ही क्यों हैं, क्यों नहीं उतनी दवाएं बनी जितने रोग बनते जा रहे हैं। तो इस नाते ये विवाद नहीं होना चाहिए। तो 38 दवाएं जो हैं ये अंगवार हैं। इस नाते अंगवार मेडिसिन में हमको रोगी की मुख्य शिकायत पर ही जोर अपना ध्यान देना पड़ेगा और उसके मुख्य शिकायत के मुख्य अंग की ओर हमको दौड़ना पड़ेगा दिमाग से। और ये तभी संभव है जब आपकी एनाटॉमी बहुत स्ट्रांग होगी, यानी आप विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर के आंतरिक अंगों की जानकारी में आप बहुत ही मर्मज्ञ होंगे, बहुत ही तेज होंगे और आपका दिमाग क्विक काम करेगा कि रोगी ने उधर शिकायत किया, इधर आपकी कलम चल गई, आपने ऑर्गन वाइज को सिलेक्ट करके मेडिसिन सिलेक्ट कर दिया। और इसीलिए मैंने हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी लिखी थी कि अगर आप उसको कंप्लीट पढ़ेंगे, हमारे तमाम साथी, 2-4 साथी ऐसे निकल आते हैं, कहते हैं आपकी किताब कोई बहुत खास नहीं लगी, आपकी किताब में मैं जो चाहता था वो मुझे नहीं मिला। भाई मेरी किताब को जब आप मनन करेंगे तो आपको लगेगा कि मैंने उसमें क्या लिखा है। आप मतलब की चीज़ें पलट रहे हैं कि उसमें कहीं मिल जाए कि रोग क्या है, उसकी दवा क्या है, आप तत्काल उसको पढ़ लें। यानी आप दाल चावल बना करके, सब्जी बना करके, रोटी अलग बना करके, फिर घी लगा करके और आराम से ड्रेसिंग टेबल पे सलाद काट करके आप नहीं खाना चाहते। आप चाहते हैं सब कुछ कोई एक होटल का बैरा, दाल चावल सब्जी रोटी और उसी में सलाद डाल के आपके सामने प्लेट दे दे और आप उसको खा करके और वहाँ से 2 मिनट उठ जाए। तो जब आप रोज़ वही चीज़ खाएंगे इस तरह मिला करके तो वो कहीं नुकसान भी कर सकता है। और जब आपको बनाना आ जाएगा, दाल कैसे बनती है, चावल कैसे बनता है, रोटी कैसे बनती है, सलाद कैसे काटी जाती है, कैसे उसको धुला जाता है, कैसे मेज पर भोजन को परोसा जाता है, तो आप उसके एक्सपर्ट हो जाएंगे और फिर आपको मज़ा आएगा। इसलिए हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेरी आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए है और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपके प्रैक्टिस में सहायता करने के लिए मैं लिख रहा हूँ। पहले आप हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेरी पढ़ लें, मनन कर लें, उसमें जो दवाओं के सिद्धांत लिखे हैं, कैसे आप दवाएं सिलेक्ट करेंगे, कैसे आप उसको हमारे फार्मूले पर आप रोग के और अंगों को चेक करेंगे, जब आप उसका मनन कर लेंगे और एंजाइम्स के बारे में आप पूरी प्रक्रिया जान जाएंगे तो फिर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और नहीं तो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन भी आपके लिए उतनी ही कठिन हो जाएगी। बाद में आप ये भी कहेंगे अरे आपने प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में ये चीज़ नहीं लिखा, मैं ये चाहता था। तो मैं आपके हर चाहने के हिसाब से तो किताब नहीं लिख पाऊंगा, मैं अपने हिसाब से अपने स्टाइल में ही पुस्तक लिख रहा हूँ। तो इस नाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप एक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक होने के साथ साथ अपनी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी भी स्ट्रांग करें। अब जैसे ओबराइटिस पर है, ओबराइटिस पर हम या डिम्ब शोथ जिसे कहते हैं, अगर हम इस पर चर्चा करें तो जब बालिकाएं बाल्यावस्था से युवा अवस्था में प्रवेश करती हैं तो उस समय उनकी जो डिम्ब ग्रंथियां होती हैं या ओवरीज होती हैं, वहाँ पर हल्का सा उभार होता है, मांसपेशियों का एक सामंजस्य होता है और थोड़ा सा ठोसपन बनना शुरू होता है क्योंकि वहाँ पर अंडे बनने हैं। उनमें फिर दर्द आरंभ होता है, हल्का दर्द होता है और ये बाल्यावस्था से युवावस्था में जाते समय ये ऐसे लक्षण देखे गए हैं। स्तन में तनाव शुरू हो जाता है, गांठें बननी शुरू हो जाती हैं, स्ट्रेसपन आ जाता है, वेजाइनल चैम्बर में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, बार बार यूरिन का पास होना ये भी एक लक्षण देखा गया है। एब्डोमिनल रीजन में सूजन आ जाती है, भूख में कमी हो जाती है, चिड़चिड़ापन आता है, प्रसन्नता चेहरे से गायब हो जाती है। ये तमाम लक्षण
हल्का सा फीवर आने लगता है चूँकि, और बाएं साइड या दाएं साइड पर हाथ रखने पे जहाँ पे ओवरी होती है वहाँ पे जब आप एब्डोमिनल रीजन में हाथ रखते हैं तो रोगी को दर्द महसूस होता है। रोगी कहता है हाँ यहाँ पे दर्द है। जब आप हल्का सा यूँ करके, जैसे अगर आप अपनी हथेली को उस पर रख के ऐसे हल्का सा थाप देंगे तो आपको हल्का सा डब डब की आवाज़ भी आएगी और उस डब डब की आवाज़ से रोगी को दर्द महसूस होगा। तो ये डिम्ब ग्रंथियों के शोथ के लक्षण हैं, या ओवराइटिस के जो ओवराइटिस की जो गांठ होती है, जो दर्द होता है वो उसी स्थान पर होता है। और कभी कभी बहुत असहाय दर्द होने लगता है। उस असहाय दर्द में ये समझ पाना मुश्किल हो जाता है कि ये गैस का दर्द है कि ओवरी के अंदर बनने वाली गांठ के सूजन का दर्द है या कोई आंत में कोई दर्द है। लेकिन जब बार बार ये शिकायत मंथली आती है, पीरियड के समय आती है, या विशेष करके मेनोपॉज के समय 40 साल के बाद भी इस तरह की दर्द को बयां करती हैं महिलाएं, तो उस समय उनको ये लगता है कि हमारा जो मानसिक तनाव है वो ज़्यादा है, दिमागी रूप से वो अपने आप को सक्षम नहीं पाती हैं काम धाम करने में, काम में मन नहीं लगता है। और उचित चिकित्सा के अभाव में ये रोग घातक भी सिद्ध होता है। जहाँ तक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ओवराइटिस पर चिकित्सा की बात है, हम सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें 3 फार्मूले, आप नोट करें। पहला फार्मूला होगा F1 S6 C7 BE। F1 और S6 ये दोनों किडनी पर, यूटेरस पर, यूरेथ्रा पर अपना नियंत्रण रखेंगे, जिससे वहाँ पर प्रेशर नहीं बनने पाएगा और यूरिन का निष्कासन समय समय पर होता रहेगा। और ऊपर से ओवरी और यूटेरस का जो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है यूरेथ्रा पर, उससे बचा रहेगा। तो जो अगर कह सकते हैं कि अगर यूरिनरी ब्लैडर में कोई दिक्कत है या वहाँ पर प्रेशर पड़ रहा है तो हम उससे रोगी को बचा सकते हैं। यानी हमारे कहने मतलब ये है कि इस तरह के दर्द में यूरिनरी ब्लैडर का खाली होना भी ज़रूरी है। यूरिनरी ब्लैडर समय समय पर काम सही करता रहे, अर्थात यूरिन का पास होना शरीर से ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि वेजाइनल चैम्बर में कोई इन्फेक्शन नहीं होने पाएगा, यूरिन के साथ इन्फेक्शन अगर कोई है तो निकल जाएगा। दूसरी दवा हम देंगे दर्द की, जो मेन दर्द का कारण है, जहाँ पे शोथ की बात है, तो वहाँ पे हम देंगे S5 C7 C1 और WE। हम जब ये दवाओं का कॉम्बिनेशन मिलाएंगे तो इन दवाओं हाँ पहले दवा का डोज आपको बता दें, उसमें F1 S6 C7 और WE ये आप 15-15 ड्रॉप लेंगे और रोगी को 4 बार देंगे। दूसरी दवा हमारी S5 C7 और WE ये रोगी को आप 10-10 ड्रॉप 3 बार देंगे। और तीसरी दवा हम देंगे भोजन के तुरंत बाद, क्योंकि ऐसे रोगियों को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बढ़ जाती है, उनमें कब्जियत होने लगती है और कब्जियत होने से गैस का दर्द भी बढ़ जाता है। तो ऐसे रोगियों को कॉन्स्टिपेशन ना होने पाए, भोजन के तुरंत बाद हम S10 और L3 ये दोनों देते हैं, और भोजन के पहले हम L2 देते हैं। यानी 4 फार्मूले आपके हो गए। भोजन के पहले 10 बूंद L2, भोजन के तुरंत बाद S10 और L3 की 10-10 बूंदें, दिन में 4 बार F1 S6 C7 WE, और दिन में 3 बार आपको देना है S5 C7 C1 और WE। ये दवाएं जब आप देंगे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि WE अगर काम नहीं कर पा रहा है तो आप WE के स्थान पे GE दे करके देख लीजिए, हो सकता है दर्द को तुरंत राहत मिल जाए। तो WE और GE को आप अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।